मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आज विश्व की 4 प्रमुख समस्याओं को हम विवेचना में लेंगे और जिन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, इनके उदाहरण, इन घटनाओं का उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत बहुत ज़्यादा रूप में किया जाता है। तो इसका एक विवरण एक कहानी के रूप में, एक घटना के रूप में आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि इन घटनाओं का उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कई बार कई रूपों में आता है और इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। इनके कारण शीत युद्ध भी बढ़ा, इनके कारण शीत युद्ध ने गर्म युद्ध का भी रूप धारण किया और 1945 के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा उल्लेखनीय रही। तो देखें, सबसे पहले इस क्रम में चीन, साम्यवादी चीन आज पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। क्यों? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? 1911 के पहले चीन में राजतंत्रीय व्यवस्था थी। 1911 में डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति हुई और राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, गणतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना की गई। डॉक्टर सन यात सेन 1925 तक रहे। 1925 में चियांग काई शेक के हाथ में सत्ता आई। पूंजीवादी व्यवस्था चीन में लागू किया गया। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ की शासन व्यवस्था चलने लगी। लगभग इसी समय 2 नेताओं ने, एक माओ त्से तुंग और दूसरा चाउ एन लाई, इन दोनों ने मिलकर के कुल 13 सदस्यों के साथ साम्यवादी दल को स्थापित किया। इस साम्यवादी दल को सोवियत संघ का वरद हस्त और आशीर्वाद प्राप्त था। इन दोनों नेताओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर के साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और चियांग काई शेक के शासन के विरुद्ध एक वातावरण बनाया। धीरे धीरे करके यह साम्यवादी दल किसानों के समर्थन से, सहयोग से यह एक सशस्त्र संगठन बन गया। इस बीच जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जापान ने चीन पर आक्रमण किया। तब साम्यवादी दल ने जापान का विरोध किया और चियांग काई शेक का समर्थन किया ताकि चीन को जापान के हाथ में जाने से रोका जा सके। और ये साम्यवादी इतने चतुर थे कि जापानी जनरल एक बार यह कॉन्फेस करता है कि जब हम एक छोटी सी टुकड़ी इन साम्यवादियों के विरुद्ध भेजते थे तो टुकड़ी वापस नहीं आती थी, उसको मार डालते थे। और जब बड़ी टुकड़ी या बड़ी सेना की बड़ी संख्या इनके पास भेजते थे तो इनको एक भी साम्यवादी मिलता नहीं था। और इस प्रकार से गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से इन्होंने जापान को प्रवेश नहीं होने दिया। युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्ति के बाद साम्यवादी नेताओं ने सशस्त्र संघर्ष करके चियांग काई शेक की सरकार को चीन से उखाड़ फेंका। चियांग काई शेक अपने समर्थकों के साथ चीन की मुख्य भूमि को छोड़ दिया और ताइवान में जाकर के अपना निर्वासित सरकार को स्थापित किया। निर्वासित सरकार यह एक कूटनीतिक संबंधों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण शब्द है। निर्वासित सरकार का मतलब होता है
यदि किसी देश में, यदि किसी राष्ट्र में कोई सरकार काम कर रही है, वैधानिक ढंग से स्थापित है, काम कर रही है, लेकिन यदि वह किन्हीं कारणों से अपदस्थ कर दी जाती है, तो वह शासन अपने समर्थकों के साथ दूसरे जगह जाकर के शिफ्ट हो जाता है और वहां पर सरकार की स्थापना करता है। निर्वासित की गई सरकार, जबकि चीन पर उसका वैधानिक अधिकार था और है उस समय, लेकिन उसको अपदस्थ कर दिया गया। तो ताइवान भी चीन का अंग था और इस प्रकार से चांग काई शेक ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर के ताइवान को अपना डेरा बना लिया और चीन की संपूर्ण भूमि पर साम्यवादियों का कब्जा हो गया। 1 अक्टूबर 1949 माओ से तुंग राष्ट्रपति बने, चाओ मिन लाई प्रधानमंत्री। इन दोनों नेताओं ने आखिर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की, पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया और शासन करने लगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि यदि कोई सरकार जबरदस्ती स्थापित की जाती है, जबरदस्ती शक्ति के बल पर, यदि कोई सरकार जबरदस्ती स्थापित की जाती है, स्थापित होती है, तो उस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मतलब विभिन्न देश, विभिन्न राष्ट्र दुनिया के, ये उस नई सरकार को मान्यता देते हैं। मान्यता देने का मतलब है कि वो दूसरे देश उस नई सरकार के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को स्थापित करेंगे। तो धीरे धीरे करके दुनिया के विभिन्न देशों ने देख लिया कि चीन की मुख्य भूमि पर साम्यवादियों का कब्जा हो गया है, तो उस साम्यवादी चीन को विभिन्न राष्ट्रों में मान्यता प्रदान की। लेकिन इसमें अमेरिका ने मान्यता नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका ने चांग काई शेक की सरकार को बचाने के लिए लाखों डॉलर पानी की तरह बहाया, लेकिन वह चांग काई शेक की सरकार के पतन को रोक नहीं पाया। इसका गुस्सा अमेरिका ने साम्यवादी चीन को मान्यता न देकर के उतारा और केवल अमेरिका के विरोध के कारण साम्यवादी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया। स्वयं भारत ने, जो कि चीन के आक्रमण का शिकार हुआ था 1962 में, 1949 से लेकर के जब तक साम्यवादी चीन यूनाइटेड नेशंस का सदस्य नहीं बन पाया, जब भी अवसर मिला भारत ने चीन की सदस्यता का समर्थन किया, जबकि चीन से भारत बुरी तरह से अपमानित हो चुका था आक्रमण के संदर्भ में, लेकिन फिर भी भारत ने उसका समर्थन हमेशा किया। तो चीन, साम्यवादी चीन यूनाइटेड नेशंस का सदस्य नहीं बन पाया और उसके स्थान पर ताइवान चीन को अमेरिका असली चीन समझ करके यूनाइटेड नेशंस में बनाए रखा था। और चीन चूंकि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था, इसलिए ताइवान चीन ही अगले कई वर्षों तक स्थायी सदस्य बनकर के वीटो की शक्ति का भी प्रयोग करता रहा। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ा। इस संदर्भ में पूर्वी पाकिस्तान को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ। वही पूर्वी पाकिस्तान आगे तक बांग्लादेश का लाया 1971 में। तो उस समय एक तिकड़ी बनी थी, अमेरिका, पाकिस्तान और चीन, साम्यवादी चीन, और ये तीनों मिलकर के भारत को धमका रहे थे और पाकिस्तान ने आगे चल करके आक्रमण भी किया था भारत पर। तो भारत को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए और 1971 में निक्सन ने, अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान की। उसके बाद ताइवान को यूनाइटेड नेशन से निकाला गया और ताइवान चीन का स्थान साम्यवादी चीन ने लिया। निक्सन ने चीन की यात्रा की
इनकी तिकड़ी बनी और तीनों ने मिलकर के, क्योंकि उसमें भारत अमेरिका के बीच बहुत ज्यादा तनावपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे, बहुत ज्यादा तनाव, सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति भारत अमेरिका संबंधों में स्थापित हो गई थी। और चीन भी इधर धमका रहा था भारत को, पाकिस्तान तो आक्रमण ही कर दिया था। तो भारत को नीचा दिखाने के उद्देश्य से निक्सन ने चीन की यात्रा की, यात्रा करके दोनों के बीच संबंध की स्थापना हुई और इस प्रकार से चीन, साम्यवादी चीन यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बना। लेकिन साम्यवादी चीन बड़ा शातिर है, वह इस चीज को कभी भुला नहीं सकता था कि अमेरिका के कारण साम्यवादी चीन को 1949 से 1971 तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से वंचित होना पड़ा। 1949 से लेकर 1971 तक साम्यवादी चीन यूनाइटेड नेशंस का सदस्य क्योंकि नहीं बना था, इसलिए उसके द्वारा किसी भी संगठन में, किसी भी सम्मेलन में उसको हिस्सा या भाग लेने का मौका नहीं दिया गया। और चीन ऐसे किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं ले सकता था जहां पर भी कोई भी एक राष्ट्र उसको मान्यता नहीं दिया है, तो वो चीन वहां पर जा नहीं सकता। और आगे चल करके जब चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की धुरी बनी, उसके बाद चीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित हुआ और उसके बाद की घटनाएं तो आगे बढ़ने लगी। चीन अभी भी इस चीज को नहीं भुला पाया है कि अमेरिका उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और अमेरिका इस चीज को नहीं भुला पा रहा है कि अमेरिका की व्यवस्था पूंजीवादी है, चीन की व्यवस्था साम्यवादी। आज पूरी दुनिया में चीन का जिस प्रकार से हस्तक्षेप विभिन्न देशों के आंतरिक मामलों में बढ़ रहा है, उसको देख करके अमेरिका का सक्रिय होना भी आवश्यक हो गया है। ये है साम्यवादी चीन की कहानी। आगे चलकर और भी यदि डिटेल में देखना पड़ा, उसको और भी विस्तार से देख सकेंगे। दूसरी घटना है कोरिया की समस्या। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। क्यों? कोरिया की घटना क्या है? कोरिया चीन की सीमा से लगा हुआ है, जापान के पास है लगभग। 1910 में कोरिया को जापान ने जीता। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जापान की सेनाएं कोरिया में थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटी। घटना क्या थी? जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया 1945 में। इटली पहले आत्मसमर्पण कर चुका था। इसके बाद जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों की सेनाएं एक तरफ, दूसरी तरफ पश्चिम की ओर से मित्र राष्ट्रों की सेनाएं, पूर्व की तरफ से सोवियत संघ की सेनाएं, ये जर्मनी के दोनों तरफ से जर्मनी पर उन्होंने जर्मनी को घेरा, आक्रमण किया। जर्मनी दोनों तरफ से, पूर्व पश्चिम दोनों तरफ से जब घिर गया तो जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। राजधानी बर्लिन पर भी इन चारों देशों का संयुक्त अधिकार हो गया। पूर्वी बर्लिन के पूर्वी भाग पर सोवियत संघ ने अधिकार कर दिया स्टालिन ने, और पश्चिमी भाग पर इन तीनों का संयुक्त अधिकार हो गया। पूर्वी बर्लिन में साम्यवादी व्यवस्था, पश्चिमी बर्लिन में पूंजीवादी व्यवस्था। पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी व्यवस्था, पश्चिमी जर्मनी में पूंजीवादी व्यवस्था। तो खैर ये ऐसी स्थापना हो गई। जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो यूरोप में युद्ध की समाप्ति हो गई। तो सोवियत संघ ने एक होशियारी की। स्टालिन ने क्या होशियारी की? उसने आवश्यक सेना जर्मनी और पूर्वी यूरोप के देशों में, पोलैंड, बल्गारिया, अल्बानिया, हंगरी, इन देशों में थोड़ी सी सेना रखा उसने, और बाकी पूरी सेना को उसने जापान के विरुद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। अभी तक अमेरिका के साथ अमेरिका की सेना जापान से लड़ रही थी, इंग्लैंड फ्रांस की सेना जापान से लड़ रही थी, अब सोवियत संघ की सेना भी जापान से लड़ रही थी। तो जिस समय
हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम अमेरिका ने गिराया, तो उस समय जापान की सेना कोरिया के उत्तरी क्षेत्र में सोवियत सेना के साथ लड़ रही थी और कोरिया के दक्षिणी क्षेत्र में अमेरिका की सेना के साथ जापान की सेना लड़ रही थी। तो जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो उसने उत्तरी क्षेत्र में सोवियत सेना के सामने समर्पण किया और दक्षिणी क्षेत्र में उसने अमेरिका की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। और जो सीमा थी वह थी 36 डिग्री अक्षांश। 36 डिग्री ज्योग्राफी के अंतर्गत ये अक्षांश के साथ आता है। तो 36 डिग्री का जो लाइन है वह दोनों की सीमा रेखा हो गई, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। अभी भी वो सीमा रेखा बनी हुई है। जब जापान ने सरेंडर कर दिया, सोवियत संघ के अंदर उत्तरी क्षेत्र आ गया, अमेरिका के अंदर दक्षिणी क्षेत्र आ गया, मामला पहुंचा यूनाइटेड नेशंस में दोनों कोरिया के एकीकरण के लिए। यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक कमीशन बनाया। कमीशन को कहा गया कि आप दोनों कोरिया में चुनाव करवाइए, चुनाव करवाने के बाद दोनों के एकीकरण के लिए काम करिए। तो जब आयोग वहां पर जाकर काम कर रहा था, उसने दक्षिण कोरिया में चुनाव करवाया और जब नई सरकार की स्थापना हो गई, अमेरिका ने देशों ने उसको मान्यता प्रदान कर दी। उसके बाद जब वह उत्तर कोरिया को जाने लगा तो उत्तर कोरिया की सोवियत समर्थित सरकार ने कमीशन को आने से मना कर दिया, खबरदार आना नहीं मेरे उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया में सोवियत संघ ने चुनाव करवा दिया और चुनाव करवा करके अपने जो साम्यवादी छोटे छोटे देश थे, पोलैंड, हंगरी, अल्बानिया वगैरह वगैरह, इन देशों ने उसको मान्यता प्रदान कर दी। और वह कमीशन वहां पर काम कर ही रहा था, एकीकरण की संभावना को तलाश रहा था। उस कमीशन में भारत था। तो उसी समय उत्तर कोरिया ने पूरी तैयारी के साथ दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। ये घटना है जून 1950 की। आक्रमण कर दिया। कमीशन ने रिपोर्ट दिया यूनाइटेड नेशंस को कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया है। ठीक, यूनाइटेड नेशंस की बैठक हुई, उसमें उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया गया। आप मन में सोच सकते हैं कि जब सोवियत संघ है वहां पर, उसके पास वीटो पावर है, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने कैसे प्रस्ताव पारित कर दिया। वस्तुतः उस समय सोवियत संघ साम्यवादी चीन को यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनाने के प्रश्न को लेकर के यूनाइटेड नेशंस का बहिष्कार कर रहा था। सोवियत संघ की मांग यह थी कि साम्यवादी चीन को यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनाया जाए और ताइवान चीन को वहां से हटाया जाए, लेकिन अमेरिका नहीं मान रहा था। और इसके चलते सोवियत संघ उस समय यूनाइटेड नेशंस और उसके जितने भी संगठन हैं उन सबका बहिष्कार कर रहा है। सोवियत संघ अलग हो गया, मतलब कि सोवियत संघ तो बहिष्कार करके बाहर बैठ गया। अब बाकी जितने 4 देश बचे, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, ताइवान चीन, पूंजीवादी चीन, चांग काई शेक का चीन और अमेरिका, ये चारों एकजुट थे और इन्होंने सोवियत संघ की अनुपस्थिति में उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। दूसरे प्रस्ताव पारित करके अमेरिका ने यह प्रस्ताव पारित करवा दिया कि दुनिया के समस्त शांतिप्रिय देश मिलकर दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया के आक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक सैनिक सहायता प्रदान करें। अमेरिका को सुप्रीम कमांडर बना दिया गया। अमेरिका की सेना थी, दुनिया के किसी देश ने, इंग्लैंड, फ्रांस थोड़े थोड़े सेना दिए, अमेरिका के पूरे सैनिक थे। भारत ने सैनिक सहयोग देने से मना कर दिया, कहा कि हम लड़ने के लिए किसी देश को अपनी सेना नहीं भेजेंगे। और आज तक भारत इसी नीति पर चल रहा है। भारत दुनिया के किसी भी क्षेत्र में लड़ने के लिए अपनी सेना नहीं देता, नहीं भेजता, शांति स्थापित करने के लिए जरूर भेजता है। अब दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की शांति सेनाएं कार्यरत हैं।
तो अमेरिका की सेना मुख्य थी, उसने यूनाइटेड नेशंस का झंडा लिया और जाकर के दक्षिण कोरिया में प्रवेश किया और दक्षिण कोरिया की तरफ से युद्ध शुरू हो गया बड़े पैमाने पर। जनरल मैकआर्थर इसके कमांडर बने। वही जनरल मैकआर्थर जिसके नेतृत्व में अमेरिका की सेना के सामने जापान की सेना ने सरेंडर किया, जनरल मैकआर्थर। यही जनरल मैकआर्थर द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्वी पश्चिमी सीमा या दूसरा मोर्चा के भी कमांडर थे। तो युद्ध शुरू हो, फिर बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। अब यह लड़ाई उत्तर और दक्षिण कोरिया की न होकर के वास्तविक रूप में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हो गई। दोनों ने अपने शक्ति आजमाना शुरू किया, लेकिन उत्तर कोरिया की सेना को दक्षिण कोरिया की सेना पीछे हटा नहीं सकी। तब फिर अमेरिका ने कीटाणु युद्ध शुरू किया, जैविक युद्ध। वह बम में ऐसे कीटाणु डाल करके उसको फोड़ने लगा जिससे शरीर विषाक्त हो जाता था और व्यक्ति की मृत्यु होती थी। जब कीटाणु युद्ध अमेरिका ने शुरू किया उत्तर कोरिया के विरुद्ध, तो इसकी काट सोवियत संघ के पास नहीं थी। उत्तर कोरिया की सेना पीछे हटने लगी। जब पीछे हटने लगी, जब उस 38 डिग्री तक दक्षिण कोरिया की सेना पहुंच गई, तब भारत के पंडित ने कहा कि अब अमेरिका को युद्ध बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। लेकिन अमेरिका आदि देशों ने उसको नहीं माना। 3 साल तक लड़ाई चलती रही, 1950 से लेकर 53 तक। आखिरकार 591 बैठकों के बाद, कितनी बैठक? 591। पेरिस में सम्मेलन होता रहा। इतनी बैठकों के बाद दोनों के बीच समझौता हुआ, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच, सोवियत संघ अमेरिका के बीच समझौता हुआ, और वही 38 डिग्री को सीमा रेखा मानी गई। आगे चलकर के जनरल आइजनहावर ने इस चीज को स्वीकार किया कि यदि हम 1950 में ही पंडित नेहरू की बात को मान लेते तो इतना ज्यादा खून खराबा नहीं होता। 3 साल तक जो लाखों लोग मारे गए, उनकी स्थिति वो मारे नहीं था। लेकिन जो होना है वो तो होगा ही। समझौता हुआ, दोनों के बीच युद्ध विराम हुआ, 38 डिग्री को सीमा रेखा मान ली गई। उत्तर कोरिया साम्यवादी बन गया, पहले से था ही। दक्षिण कोरिया पूंजीवादी बन गया। और वही उत्तर कोरिया में आज भी साम्यवादी सरकार है, और साम्यवादी सरकार होने के नाते साम्यवादी व्यवस्था तो तानाशाही का प्रतीक ही है। तो किम इल जोंग जो है, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, तानाशाही पूर्वक शासन का संचालन कर रहे हैं। चीन के समान वहां पर भी विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, गरीबी भूखमरी भी है, और सभी प्रकार से वह राष्ट्र पिछड़ा हुआ है। इसके एवज में दक्षिण कोरिया को देखें। दक्षिण कोरिया पूंजीवादी व्यवस्था को अपना करके वह संपन्न हो चुका है, लेकिन दोनों के बीच अभी फिलहाल एकीकरण की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, जब सोवियत संघ यूनाइटेड नेशंस का बहिष्कार कर रहा था, तो अमेरिका ने एक प्रस्ताव पारित करवाया, और उस प्रस्ताव को कहते हैं शांति के लिए एकता प्रस्ताव, यूनिटी फॉर पीस। ये क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है। मतलब कोई भी प्रस्ताव सुरक्षा परिषद से तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक कि 5 स्थायी सदस्यों की सहमति प्राप्त न हो जाए। और 5 देश कई अवसरों पर वीटो का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी काउंसिल क्या करे? सिक्योरिटी काउंसिल के पास निर्णय लेने का अधिकार है। पूरी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना की जिम्मेदारी सिक्योरिटी काउंसिल पर है। लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जब सिक्योरिटी काउंसिल
वीटो के प्रयोग के कारण कोई निर्णय न ले सके, तब क्या उपाय? क्या युद्ध चलता रहेगा? लोग मरते रहेंगे? तो ऐसी स्थिति में यह प्रावधान किया गया यूनिटी फॉर पीस रेजोल्यूशन के अंतर्गत कि यदि सिक्योरिटी काउंसिल वीटो के लगातार प्रयोग के कारण कोई निर्णय ले पाने में सफल न हो सके, समर्थ न हो सके, तब फिर इस मामले पर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, साधारण सभा विचार करेगी और विचार करके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। और सभी राष्ट्रों से अपेक्षा की गई कि ऐसी स्थिति में जनरल असेंबली के निर्णयों को राष्ट्र मानेंगे। अपेक्षा की गई, बाध्यता नहीं। जनरल असेंबली के कोई भी निर्णय को मानने के लिए राष्ट्र बाध्य नहीं है, क्योंकि वहां पर संख्या का खेल चलता है, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 का गुणात्मक खेल चलता है। तो ये शांति के लिए एकता का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में एक उदाहरण देता हूं। 1971 में बांग्लादेश के संदर्भ में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की तो धुरी बन चुकी थी, टिकटी बन चुकी थी, 3 टिकट महाटिकट। भारत अकेले पड़ जा रहा था, तो भारत ने सोवियत संघ के साथ सुरक्षा संधि किया। 9 अगस्त 1971 को भारत को एक मजबूत दोस्त मिला सोवियत संघ। तो जब युद्ध शुरू हुआ, तो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। उस बैठक में अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने आक्रमण किया और भारत ने पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप किया। तो भारत तत्काल युद्ध बंद कर देवे। जब मतदान का समय आया, तो सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग किया, प्रस्ताव खत्म। 24 घंटे के बाद फिर दूसरी बैठक हुई सिक्योरिटी काउंसिल की। उसमें अमेरिका ने फिर से वही प्रस्ताव रखा। सोवियत संघ ने फिर से भारत के पक्ष में वीटो का प्रयोग किया, प्रस्ताव भी खत्म। सिक्योरिटी काउंसिल प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई, कोई निर्णय नहीं ले सकी। तब फिर जनरल असेंबली की बैठक बुलाई गई। उस बैठक में जनरल असेंबली ने भारत के विरुद्ध अमेरिका के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से स्वीकार किया और यह कहा, प्रस्ताव में कहा गया था भारत तत्काल युद्ध बंद कर देगी। लेकिन उस समय श्रीमती गांधी थी भारत के प्रधानमंत्री। उन्होंने जनरल असेंबली के इस निर्णय को मानने के लिए इनकार कर दिया। कहा, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के प्रति श्रद्धावान है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अपमान सहन नहीं होगा। और तब फिर जब भारत ने जनरल असेंबली के आदेशों को मानने के लिए इनकार कर दिया और युद्ध जारी रखा, उसके बाद जब भारत का उद्देश्य पूरा हो गया, भारत का उद्देश्य क्या था? बांग्लादेश को आजाद करना। जब बांग्लादेश को आजाद कर दिया भारत ने, तब उसने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करके अमेरिका के गाल पर थप्पड़ मारा। ये कोरिया समस्या हो गई। अब आगे चलते हैं वियतनाम की ओर। वियतनाम भी इसी प्रकार की घटना, कोरिया जैसी घटना का साक्षी। वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जापान ने यहां पर भी आक्रमण किया था। जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो फ्रांस फिर यहां पर आने लगा, क्योंकि फ्रांस हार गया था जापान से, फ्रांस हट गया था। लेकिन जब जापान ने आत्मसमर्पण किया, तो अमेरिका ने कहा फ्रांस से तुम चलो फिर वही अपना उपनिवेश बनाओ, वियतनाम पर अधिकार करके रखो, शासन करो। फ्रांस ने कहा मुझ में ताकत नहीं, मैं नहीं कर सकता। अमेरिका कूद गया। अमेरिका कूद गया, दोनों के बीच संघर्ष हुआ। इसके अमेरिका वर्सेस वियतनाम की सेना के बीच, वियतनाम के स्थानीय लोगों ने मिलकर के, जो वियतनाम के नागरिक थे, उन्होंने मिलकर के युद्ध किया। यहां पर उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम 17 डिग्री 17 अंश अक्षांश। उत्तर वियतनाम में
साम्यवादी व्यवस्था दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का था। यह युद्ध 1945 से 1975 तक 30 वर्ष तक चला, 30 इयर्स। और अमेरिका ने उत्तर वियतनाम को परास्त करने के लिए जितना यहां पर खर्चा किया, उतना यदि कोई देश, दूसरा देश यदि यहां पर इतना खर्चा करता तो ठीक की टोकरी लेकर के उसको घूमना पड़ता। उत्तर कोरिया, उत्तर वियतनाम मतलब साम्यवादी व्यवस्था को, स्वदेशन का पूरा समर्थन। दक्षिण वियतनाम मतलब अमेरिका, पूंजीवादी व्यवस्था। 30 साल तक लड़ाई चली। अकेले अमेरिका के 2.5 लाख सैनिक मारे गए, 4,500 हेलीकॉप्टर, 2,500 बम वर्षक, फाइटर, पनडुब्बी जहाजों की तो कोई हिसाब किताब नहीं। लाखों करोड़ों के अस्त्र शस्त्र यहां पर बर्बाद हुए। लेकिन फिर भी अमेरिका वियतनाम वासियों के राष्ट्रीयता की भावना को कुचल नहीं पाया और आखिरकार 1 अप्रैल 1975 को अमेरिकन सेना ने उत्तरी वियतनाम की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और इस प्रकार से वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई। और वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों वियतनामों का एकीकरण हुआ और वहां पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की गई और वही साम्यवादी व्यवस्था अभी भी चल रही है। लेकिन अन्य देशों की तुलना में, कम से कम उत्तर कोरिया की तुलना में वियतनाम की स्थिति अच्छी है। ये हो गया वियतनाम। अब जरा चलें अरब इजराइल की। यह क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यहां पर 3 धर्मों का उदय हुआ। अरब इजराइल, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म। यहां इस क्षेत्र में 3 महाद्वीपों का संगम होता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। यहां पर दुनिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है स्वेद नहर। स्वेद नहर मिस्र के बीचों बीच बना हुआ है, 100 मील लंबी नहर। 1869 में इसे फ्रांस की कंपनी ने तैयार किया और इस स्वेद नहर के बनने के कारण एशिया से यूरोप की दूरी में 4000 मील की कमी हो गई। 4000 मील। और जो यात्रा पहले पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पूरा कवर करते हुए, जैसे यूरोप से आप निकल रहे हैं, इंग्लैंड से निकल रहे हैं, तो इंग्लैंड से आप ब्रिटिश चैनल पार करके अंध महासागर में आइए। अंध महासागर में होते हुए आप पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए आप फिर हिंद महासागर में पहुंचिए, फिर बॉम्बे पहुंचिए। तो इस दूरी में 4000 मील की कमी होगी। जो पहले महीनों तक यात्रा चलती थी उसका एक बहुत बड़ा समय बचने लगा। ये स्वेद नहर की महत्ता है। दूसरी चीज, इस क्षेत्र में अरब देशों की संख्या 13 है। भारत के पश्चिमी की ओर चलिए पाकिस्तान, उसका बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे का क्षेत्र ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब, मोरक्को, यमन, कुवैत, मिस्र, ये सब, सूडान, ये सब अरब देशों के अंतर्गत आते। इनकी संख्या 13 है। और व्यंग्य के रूप में भारत को 14वां अरब देश कहा जाता था उस जमाने में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में। भारत की नीति के कारण, भारत की अरब परस्त नीति के कारण। और यहां पर जितना तेल का उत्पादन होता है, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में उतना उत्पादन नहीं है। एक मोटे तौर पर आप ले लीजिएगा, जापान साल भर में जितना तेल का उत्पादन करता है, वेनेजुएला
1 घंटा में अमेरिका 1 घंटा में उतना तेल का उत्पादन करता है। अमेरिका 1 साल में जितना उत्पादन करता है तेल का, वेनेजुएला उसको 1 घंटे में उतना उत्पादन करता है। वेनेजुएला 1 साल में जितना उत्पादन करता है, अरब क्षेत्र में 1 घंटे में उतना तेल का उत्पादन करता है। तेल दुनिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व आज के जमाने में तेल। इसलिए और यहाँ पर बारिश नहीं होती, बहुत ज्यादा क्षेत्र मरुस्थलीय है, कोई खेती नहीं होती। यहाँ पर हर चीज दूसरे देशों से मंगाया जाता है। तेल बेच करके यहाँ पर बड़े बड़े धनी और संपन्न व्यक्ति रहते हैं। कुवैत का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सब कुवैत, दुबई, ये सब बिल्कुल बड़े बड़े सेठ हैं। ईरान, इराक, क्या बात है। ये अरब देश झगड़ा क्यों है? और इन सब के बीच में फंसा हुआ है इजराइल। क्या है इजराइल? हजारों वर्ष पहले यहूदी धर्म की स्थापना यरूशलेम। यहूदी यहां पर बसने लगे, यहूदी की संख्या बढ़ने लगी, इस क्षेत्र पर यहूदियों का शासन रहा। फिर आगे चल करके अरब देशों ने यहूदियों पर आक्रमण किया। यहूदियों से उनकी मातृभूमि, धर्मभूमि छीन ली गई। ये यहूदी पूरी दुनिया भर में फैल गए। यहां पर अरबों का शासन शुरू हो गया। लेकिन धन्य है यहूदी। ओम नागपाल लिखते हैं, भारत की विदेश नीति पुस्तक, बहुत पुरानी पुस्तक है, 1980 के दशक की पुस्तक है। उस समय जब ये भारतीय में भारत की विदेश नीति चला करती थी तो उनकी पुस्तक बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। तो डॉक्टर ओम नागपाल लिखते हैं, प्रत्येक यहूदी के मन में एक भावना थी, यदि इजराइल में तुझे भूल जाऊं, इजराइल यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ न रहे। ये होती है राष्ट्रीय भावना। और इसी भावना ने आगे चल करके इजराइल को स्थापित किया। अरब देशों का शासन हो गया। आगे चल करके यह टर्की के शासन में आ गया। टर्की के साम्राज्य का अंग बन गया। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा था और टर्की जो था उसके अधीन अरब क्षेत्र था। टर्की युद्ध में हार गया तो भारत में खिलाफत आंदोलन चला था। खिलाफत क्या है? खलीफा से खिलाफत बना है। खलीफा मतलब मुस्लिमों का मुखिया, वही सर्वश्रेष्ठ खलीफा। तो टर्की का जो शासक था वह खलीफा था। और इंग्लैंड ने टर्की को परास्त करने के बाद खलीफा को न केवल पद से हटा दिया, अपितु अरब क्षेत्रों पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया। टर्की के साथ समझौता किया इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों ने और अरब क्षेत्रों को बांट दिया। इस बीच जब युद्ध की समाप्ति हुई, वर्साई की संधि हो गई, पेरिस शांति सम्मेलन समाप्त हुआ, लॉर्ड जॉर्ज वापस इंग्लैंड गया। तो स्वाभाविक है हर युद्ध के बाद जो बड़े बड़े सेनानी होते हैं, जो युद्ध की दिशा को पूरा मोड़ देते हैं और अपने पक्ष में विजय प्राप्त करते हैं, तो उन सेनापतियों का, सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था वाइट्समान, यहूदी था, और उसने TNT विस्फोटक प्रक्रिया का आविष्कार किया और उस विस्फोटक प्रक्रिया के कारण
ब्रिटिश सेना को कई अवसरों पर बहुत ज्यादा सफलता मिली। तो पुरस्कृत किए जाने वाले लोगों की सूची में डॉक्टर वाइट्समान का भी नाम था। वाइट्समान को बुलाया लॉर्ड जॉर्ज ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, वाइट्समान हम तुमको पुरस्कृत करना चाहते हैं, बोलो क्या चाहिए। वाइट्समान ने कहा, मुझे इजराइल चाहिए, ये होती है राष्ट्रीय भावना। लॉर्ड जॉर्ज ने कहा, डन, दिया। लेकिन प्रतिज्ञा तो कर दी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, बिल्ली का ठौर कौन ढूंढे। ये क्षेत्र निर्जन तो नहीं था, यहाँ पर अरब लोग रहते थे और अभी से नहीं हजारों वर्षों से रह रहे थे। लेकिन इंग्लैंड ने कहा, डन। अब इंग्लैंड की सहमति से यहाँ पर यहूदी आकर के धीरे धीरे बसने लगे। यहूदी आकर बसने लगे, स्वाभाविक है, अरब देशों का विरोध होना स्वाभाविक था। फिलिस्तीन में आकर के बसने लगे, ये उसी क्षेत्र में अरब फिलिस्तीनियों ने, अरबों ने इसका विरोध किया। लेकिन ब्रिटेन की सह पर, इंग्लैंड की सह पर यहाँ पर यहूदी आने लगे। इनके बीच संघर्ष होने लगा, खून खराबा होने लगा, मारकाट होने लगा। एक तरफ इंग्लैंड ने अरबों को बोल दिया कि तुम्हारी सहमति के बिना हम किसी दूसरी जाति के यहाँ पर नहीं बसाएंगे। दूसरी तरफ उसने यहूदियों को आश्वासन दे दिया, हम तुम्हारे लिए इजराइल की स्थापना करेंगे। धीरे धीरे करके मामला बढ़ता गया। जैसे जैसे यहूदियों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे खून खराबा भी बड़े पैमाने पर होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड अपने उपनिवेशों को धीरे धीरे आजाद करने लगा। लेकिन अरब इस्राइल क्षेत्र को बहुत ज्यादा अशांत मानते हुए उसने कहा, मैं इसको संभालने की स्थिति में नहीं। उसने इस मामले को यूनाइटेड नेशंस प्रस्तुत किया। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक आयोग बनाया। आयोग यहां पर पहुंचा, उसने सभी चीजों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसने फिलिस्तीनी क्षेत्र को विभाजित करने का रिकमेंड किया कि फिलिस्तीनी क्षेत्र को विभाजित करके इजराइल राज्य की स्थापना की जाए। और उसने क्षेत्रफल निर्धारित किया 5,600 वर्ग मील। और यरूशलेम को, जो यहूदियों की धर्म भूमि थी, उसको यूनाइटेड नेशंस के अधीन प्रशासन का क्षेत्र बना दिया। इस प्रस्ताव का अरब देशों ने घोर विरोध किया। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने प्रस्ताव पारित किया था, उसको लागू तो करना ही है। इनके बीच गवर्नमेंट सत्ता तो पहले से थी, मारकाट चल ही रही थी। इंग्लैंड ने यह घोषणा की कि वह 15 मई 1948, 14 मई 1948 की रात को 12 बजे इस क्षेत्र से अपने शासन को समाप्त करने की घोषणा करेगा। मतलब 14 मई 1948 की रात को 12 बजे ब्रिटिश शासन की यहां पर समाप्ति हो जाएगी। इधर इजराइल, इधर यहूदी तेल अवीव में इजराइल राज्य की स्थापना के लिए तत्पर। उधर अरब देश इजराइल को समाप्त करने के लिए तत्पर। दोनों बिल्कुल अड़ गए, बिल्कुल तैयार। जैसे ही 12 बजा, ब्रिटिश शासन ने पूर्व योजना को साथ उसने घोषणा की कि मेरा यहाँ मैंडेट सिस्टम, मेरा यहाँ पर मैंडेट या ट्रस्टीशिप के अंतर्गत शासन समाप्त करता हूं। 12:01 को रात को यहूदियों ने इजराइल राज्य की स्थापना कर दी। और अगले 10 मिनट पर, 12:10 पर अमेरिका ने इसको मान्यता दी। और जैसे ही मान्यता दी, जैसे ही घोषणा हुई, अरब और यहूदियों के बीच युद्ध शुरू। ऐसा महसूस होता था कि इजराइल नाम के भ्रूण की हत्या हो जाएगी। लेकिन यहूदियों की एकता,
उसकी संगठनशीलता, उनके राष्ट्रीयता की भावना ने जब वर्षों के, जब 1 साल के बाद युद्ध विराम किया तो अरब देशों के छक्के छोड़ चुके थे और इजराइल ने अपने निर्धारित क्षेत्रफल 5,600 को बढ़ा करके 7,600 वर्ग मील कर चुका था। 2,000 वर्ग मील उसने अपना अधिकार कर लिया और यरूशलेम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उसके अधीन आ गया। ये 1948 की कहानी, 1948 का पहला युद्ध। 13 अरब देश इजराइल का बाल बांका नहीं कर सके। इसके बाद अरब देशों के मन में बहुत ज्यादा बदले की भावना आई। इस बीच मिस्र में कर्नल नासिर का शासन शुरू हुआ। कर्नल नासिर राष्ट्र की एकता और विकास में प्रतिबद्ध था। तो नासिर उस समय अमेरिका दुनिया में पैसा बांट रहा था, डॉलर बांट रहा था। अमेरिका के पास डॉलर की कमी क्या है, पैसे की कमी क्या है? वो दूसरे देशों को खूब भरपूर सहायता देता है और हमारा समर्थन करो। हम जहां भी हमको सैल्यूट करो, नमस्ते करो, ओके गुड मॉर्निंग करो, बस समर्थन करो, हमारा विरोध करने की कोशिश मत करो। तो नासिर पहुंचा अमेरिका। क्यों? क्योंकि नासिर ने सोचा कि मिस्र में जो नील नदी बहती है उसको बांध करके एक आसवान बांध का निर्माण किया जाए। आसवान बांध से क्या होगा? पानी संचित होगा, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा, खेती किसानी होगी, मछली पालन होगा और पानी है तो फिर सभी प्रकार की सुविधा होगी। तो आसवान बांध बनाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उस समय स्वेद नहर पर मिस्र का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त कंपनी का अधिकार था और मिस्र को केवल 25 पैसा मिलता था टैक्स। 75 पैसा इंग्लैंड फ्रांस ले जाते थे। तो जब आसवान बांध बनाने के लिए पैसा मांगने नासिर अमेरिका के पास पहुंचे तो अमेरिका ने कहा कि सेंटो में सम्मिलित हो जाओ। सेंटो क्या है? 4 सैन्य संगठन थे, 4 सैन्य संगठन। नाटो, ये सैन्य संगठन है। नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सा पैक्ट। हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने सोवियत संघ को तीनों तरफ से घेरने की नीति अपनाई। 3 तरफ क्यों? चौथा 4 तरफ क्यों नहीं? चौथी तरफ मतलब सोवियत संघ के उत्तर में तो पूरा बर्फ है, उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तर से कोई परेशानी नहीं थी। तो अमेरिका ने सोवियत संघ को 3 तरफ से घेरने की नीति अपनाई और इसके लिए उसने सैन्य संगठन बनाए। विभिन्न देशों को उसने इसमें सम्मिलित किया और इसमें मुख्य प्रावधान यह था कि यदि कभी भी इन सदस्य देशों में, संधि में सम्मिलित देशों पर सोवियत या साम्यवादी आक्रमण होता है तो अमेरिका इसे अपने पर हुआ आक्रमण मानेगा और फिर युद्ध का प्रतिकार करेगा। ये तीनों संगठनों का मुख्य उद्देश्य ये था। नाटो, सीटो, सेंटो, ये अमेरिका के नेतृत्व में बना था। तो पश्चिम की तरफ से सोवियत संघ को घेरने के लिए नाटो बनाया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर अटलांटिक या अंध महासागर सैन्य संगठन। दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ से सीटो बनाया। जब सीटो बना तो उसने, अमेरिका ने भारत को भी आमंत्रित किया था, लेकिन भारत के पंडित नेहरू ने न केवल सम्मिलित होने से इनकार किया, अपितु तो इतनी बुरी तरह से सीटों का विरोध किया कि अमेरिका को दुम दबाकर भागना पड़ा। और इधर मध्य पूर्व में उसने सेंटो बनाया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो
और फिर इन तीनों का जवाब सोवियत संघ को भी देना था। तो सोवियत संघ ने एक संगठन बनाया, ये तीनों का जवाब था, वह था वार्सा पैक्ट। वार्सा क्या है? वार्सा पोलैंड की राजधानी है। तो उसने जितने भी साम्यवादी व्यवस्था वाले देश थे, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, इन सभी देशों को मिलाकर उसने वार्सा में अपना संगठन बना लिया। वैसे ही संगठन तो जब नासिर अमेरिका पहुंचे पैसा के लिए, सहायता के लिए, तो अमेरिका ने कहा सेंटर में सम्मिलित हो जा। नासिर ने कहा नहीं, तो अमेरिका ने कहा नहीं। जब नासिर ने नहीं बोल दिया तो अमेरिका को हाँ कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अमेरिका ने भी ना बोल दिया, जाओ, क्यों आए वहां पर। नासिर वापस आए असफल होकर, और उन्होंने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब इंग्लैंड फ्रांस की पूरी संपत्ति जब्त। परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर के इजराइल के साथ आक्रमण कर दिया मिस्र पर। यह घटना है 1956 की। इजराइल ने क्यों किया? क्योंकि इजराइल को शंका थी कि यदि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, स्वेज नहर पर एकमात्र अधिकार विश्व का स्थापित हो जाता है, तो फिर इजराइल के जहाज स्वेज नहर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने आक्रमण किया। और इस युद्ध में स्वेज नहर पर बमबारी हुई, मिस्र पर बमबारी हुई। मिस्र ने पूरा का पूरा हार गया, और आखिरकार यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप से, अमेरिका के दबाव से फिर इजराइल ने युद्ध बंद किया। 2 बार लड़ाई हो गई। तीसरी बार फिर लड़ाई हुई 1967 में, 67 में। इस 67 के युद्ध में, 1967 के युद्ध में अरब देशों ने पूरी तैयारी के साथ इजराइल बना कर 67। यह युद्ध 130 घंटे चला, मतलब 5.5 दिन। इजराइल तो बड़े से सचेत था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर युद्ध होगा पर कोई उसको गुमान नहीं था, उसको अपेक्षा नहीं था। तो अरब देशों ने मिलकर के जब एक साथ आक्रमण किया इजराइल पर, तो लगा कि अब इजराइल अब गया तब गया। लेकिन जब उसने पलट करके युद्ध आक्रमण करना शुरू किया, तो सोचिए कि इस 5 दिनी युद्ध में आज तक दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी युद्ध हुआ, सबसे ज्यादा अरब देशों के छक्के छूट गए। उसने मिस्र, सीरिया, लेबनान की पूरी वायु सेना का सफाया कर दिया 5 दिन के अंदर। 5 दिन के अंदर इतनी अधिक सफलता पाने वाला युद्ध आज तक नहीं लड़ा गया। और यरूशलेम पर पूरा अधिकार हो गया इजराइल का, और उसने इस युद्ध में पूरी अपनी महत्ता को स्थापित कर दिया कि तुम लोग मेरा विरोध कर सकते हो, मेरे को समाप्त नहीं कर सकते। और आगे चल करके भी अरबों ने इस चीज को स्वीकार किया कि हम इजराइल का विरोध कर सकते हैं, उसको समाप्त नहीं कर सकते। 67 का युद्ध। इसके अलावा इजराइल ने अपने क्षेत्रफल को निर्धारित 5,600 वर्ग मील को बढ़ा करके 4 गुना बढ़ा दिया, 4 टाइम्स। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर जिन क्षेत्रों को और जिन अरब देशों के जिन क्षेत्रों को इजराइल ने जीता, वहां पर रहने वालों को भी भगा दिया। और इन क्षेत्रों में, फिलिस्तीनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भगा दिया। तो फिलिस्तीनियों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, जिसके नेता यासिर अराफात थे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन क्षेत्रों को इजराइल ने अरब देशों का जीता था, उसको उसने वापस नहीं किया। भारत हमेशा युद्ध में जीतने के बाद भी जीते हुए क्षेत्र को वापस करता रहा है पाकिस्तान।
जबकि इजराइल के प्रधानमंत्रियों का कहना था युद्ध क्षेत्र में जीती हुई जमीन को हम वार्ता की मेज पर बैठकर वापस नहीं कर सकते, और नहीं किया उसने। ये 67 की लड़ाई। इसके बाद 73 में फिर एक लड़ाई हुई। 73 की लड़ाई में भी यही स्थिति रही, इजराइल फिर विजयी हुआ, और तब अरब देशों ने तेल को एक अस्त्र के रूप में उपयोग करना शुरू किया। तेल कैसे अस्त्र बनेगा? अरब देशों ने घोषणा की आज से अमेरिका और यूरोप के देशों को तेल भेजना बंद। तेल तो उनकी जान है, अरब सभी देशों का। पूरी व्यवस्था तो तेल से चलती है, पेट्रोल और डीजल से चलती है। यदि अरब देशों से तेल नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? युद्ध समाप्त हुआ। अरब देशों ने घोषणा की कि अब से अमेरिका आदि देशों को तेल भेजना बंद, क्योंकि अमेरिका आदि देश इजराइल का समर्थन करते हैं। क्यों अमेरिका इजराइल का पक्षधर क्यों है? जब से इजराइल की स्थापना हुई तब से इजराइल के प्रत्येक कदम का समर्थन अमेरिका करता रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो टॉप 10 पूंजीपति हैं, टॉप 10, इनमें से 5-6 यहूदी हैं, और अमेरिका का शासन पूंजीपति चलाते हैं, तो आप जानते हैं। इस कारण से अमेरिका हमेशा इजराइल का समर्थन करता है। खुद आइंस्टीन इतने बड़े वैज्ञानिक यहूदी थे। तो 1973 में फिर अमेरिका सक्रिय हुआ। अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने शटल डिप्लोमेसी अपनाई। शटल डिप्लोमेसी की बार बार इन देशों को उन्होंने यात्रा की। मिस्र और इजराइल के बीच समझौता कराया, क्योंकि इस समय तक अरब देश समझ चुके थे कि इजराइल का हम विरोध भले ही करें, लेकिन उसको समाप्त करना संभव नहीं है। 1948 में हारे, 56 में हारे, 67 में हारे, 73 में हारे। अब धीरे धीरे करके जब इस चीज को उन्होंने स्वीकार करना शुरू किया, तो इन देशों ने इजराइल के साथ समझौता किया, इजराइल को मान्यता दी, इजराइल के साथ उन्होंने संबंध स्थापित किए। लेकिन फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की समस्या का अभी तक समाधान नहीं निकला है, और इजराइल जितना उग्र हो सकता था अरब देशों के प्रति, अभी भी उतना ही उग्र है, क्योंकि उसकी उग्रता ही उसके अस्तित्व को बनाए रख सकता है। यदि वह एक थोड़ा सा भी यदि वह ढिलाई करता है, तो इजराइल को कब समाप्त कर देगा अरब देश, कोई भरोसा नहीं। और अरब देशों की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? इनके बीच एकता नहीं है। ये अरब देश आपस में लड़ते हैं, किसी को श्रेय मिले, किसी एक को श्रेय मिले, ये दूसरा देश नहीं चाहता, और इसका पूरा पूरा फायदा इजराइल को मिलता रहा है। ये है अरब इजराइल की कहानी। अब अगले व्याख्यान में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कटघरा पर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, उसके क्षेत्र, प्रकृति वगैरह 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 के बारे में चर्चा करेंगे। आपको धन्यवाद।